सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। अभी इस मुद्दे पर हम पहुंचे हैं। समझदारी निश्चित है, समझदार निश्चित है, समझदारी का धारक वाहक निश्चित है, इसका समझदारी का प्रमाण निश्चित है। समझदारी का धारक वाहक जीवन ही होता है, समझदार जीवन नहीं होता है, समझता जीवन है। समझदारी का प्रमाण मानव परंपरा में होता है। मुख्य बात ये अपने को समझ में आना चाहिए, इस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। समझदारी का प्रमाण मानव परंपरा में ही होगा, और कोई परंपरा में, जीव परंपरा में, वनस्पति परंपरा में और किसी परंपरा में समझदारी का प्रमाण होगा नहीं। उसका मूल कारण मैंने जो समझा है वो ये है, जो मानव शरीर है इसमें मेधस का पूर्णता, मेधस रचना की पूर्णता होना पाया गया। इन्हीं पूर्णता के आधार पर तो मेधस पर जीवन अपने संकेतों को पारित कर मानव परंपरा के लिए समझदारी को अर्पित करता है। ये व्यवस्था मानव परंपरा में ही ये समाहित है। अभी
और कोई परंपरा में हम खोजेंगे वो मिलेगा नहीं। इसका तात्पर्य यह हुआ प्रकृति प्रदत्त विधि से, अस्तित्व सहअस्तित्व विधि से जो विकास संप्राप्त है इस धरती पर, जो चारों अवस्था, उसमें से मानव ही समझदार होने की बात है। इसका प्रमाण स्वयं हर मनुष्य समझदार होना ही चाहता है। समझदारी केवल अस्तित्व जीवन ही है। जीवन को समझने से, अस्तित्व को समझने से समझदार होता है। फलस्वरूप मानवतापूर्ण आचरण अपने आप से ये उद्गमित होता है। इस ढंग से व्यवस्था में जीने वाली बात आती है। ऐसे समझदारी को प्रमाणित करने के क्रम में मनुष्य जो है, जो अस्तित्व को प्रमाणित करता है, समझ जाता है, समझता है। अस्तित्व को किस आधार पर समझाएगा भाई? सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में अस्तित्व को समझेगा। अस्तित्व ही सह अस्तित्व होना समझेगा। फलस्वरूप उसकी आवश्यकता मनुष्य में महसूस होगी। मुख्य बात यह है, सहअस्तित्व में पूरकता, उदात्तीकरण, विकास क्रम, विकास और जागृति, ये सभी चीज समाई हुई है। मानव परंपरा में है इन सभी अवस्थाओं का, सभी बिंदुओं का जो समझने की विधि है, मानव में ही समाहित है। और विधि माने क्षमता समाहित है, विधि अस्तित्व सहज सह अस्तित्व में विद्यमान है। इन तथ्य को अपन हृदयंगम करने के बाद जो अस्तित्व को समझने का मूल मुद्दा इतना ही है, तो जो साक्षी यही है, समझने की मुद्दे भी यही है कि अस्तित्व में जो कुछ भी वस्तु है तो व्यापक और एक एक रूप में गिनने वाली वस्तु ही है। ये एक दूसरे के साथ ओतप्रोत और सदा सदा के लिए अविभाज्य और निरंतर विद्यमान वर्तमान होना पाया जाता है। प्रकृति को व्यापक वस्तु से अलग करने का कोई विधि नहीं है, तो अलग होने की प्रयोजन नहीं है, अलग होने का कार्य भी नहीं, प्रक्रिया भी नहीं है, तीनों नहीं है। इस आधार पर अस्तित्व में जो नहीं है उसको हम कल्पना करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अस्तित्व में जो है उसी को समझने की व्यवस्था है, उसी को प्रमाणित करने की बात है। अस्तित्व का स्वरूप ही सह अस्तित्व स्वरूप है, सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में। अस्तित्व ही अपने में चार अवस्था में व्यक्त, क्योंकि सत्ता में संपर्क प्रकृति ही चार अवस्था में विद्यमान है, जिसमें मानव चौथे अवस्था में है। तो चौथे अवस्था में होकर सर्वोच्च विकसित होने के आधार पर ये बाकी तीनों अवस्था और स्वयं की अवस्था, चारों अवस्थाओं को समझने योग्य, समझाने योग्य, उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता से परिपूर्ण है। यदि समझदारी को हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, ना तो हम परिवार व्यवस्था में जी पाएंगे, ना समाज व्यवस्था में जी पाएंगे, और कहीं भी अपन टिक नहीं पाएंगे। हर जगह में हम परेशान होते ही हैं, जैसा अभी परेशान है सारे मानव। 7 कोटि 700 करोड़ आदमी हो गया, अभी तक जो है ना व्यवस्था में जीना बना नहीं है, और परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये मुख्य मुद्दा की बात है। संख्या बढ़ने मात्र से मनुष्य समझ गए ऐसा कुछ नहीं है, संख्या घट गई तो आदमी समझ गए ऐसा भी नहीं है। तो समझदार होने से ही मनुष्य जो है, मानव परंपरा अपने में वैभवपूर्ण, गरिमापूर्ण और जो प्रयोजनपूर्ण होना पाया जाता है। मानव परंपरा में क्या चीज प्रयोजन है भाई? मानव परंपरा में प्रयोजन 4। एक है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। पहला वाला समाधान, दूसरा वाला समृद्धि, तीसरा वाला अभय और चौथा वाला सह अस्तित्व। सह अस्तित्व विधि से हम पूरक विधि से ही जी पाते हैं, और अभय विधि से हम वर्तमान में विश्वास करते हैं, न्यायपूर्वक जी पाते हैं, और समृद्धि विधि से हम सर्वतोमुखी प्रयोजन को प्रमाणित करते हैं, और समृद्धि विधि से हम अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लेते हैं। फलस्वरूप हम इन चारों में हम प्रमाणित होना बनता है। ये प्रयोजन की बात आती है। तो मानव परंपरा में अभी तक जो प्रयत्न किया, परिश्रम किया, इन दोनों विधाओं से, अर्थात भौतिकवादी और आदर्शवादी विधि से, हम इस जगह को पाए नहीं, ये हाथ लगा नहीं। उसका मूल मुद्दा ये है, एक तो जीवन नहीं समझ में आना,
अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में होना समझ में नहीं आना। अस्तित्व के बारे में एक किसी को जिज्ञासा नहीं रहा ऐसा बात नहीं कह सकता हूँ कि जिज्ञासा भले प्रकार से हो, किंतु अस्तित्व का जो स्वरूप है उसको समझने में कहीं न कहीं भूल चूक हो ही चुकी। फलस्वरूप परंपरा बना नहीं, समझदारी का परंपरा ही बना नहीं। अब समझदारी का परंपरा बनाना है तो अब व्यवस्था में जीना कहाँ से आएगी? जीना ना होने के कारण से ये सब परेशानी है। तो मनुष्य अपने करतूत से, समझदारी की विपरीत विधि से आदमी के साथ जीना बना नहीं है। आदमी जीवन के साथ संतुलित रूप में जीना बना नहीं है। आदमी के साथ न्यायिक रूप में जीना और मनुष्य प्रकृति में से जीवन के साथ संतुलित रूप में जीना और वनस्पति संसार में नियंत्रण पूर्वक जीना और बुद्धिस्ट के पदार्थ संसार में नियम पूर्वक जीने की हमारा कोई अर्हता बना नहीं। उसका स्पष्ट गवाहियां यही आई हैं। तो मनुष्य जो है ना नैसर्गिकता के प्रति जो रवैया अपनाई, उससे नैसर्गिकता कैसा हनन हुई, कितना असंतुलित हुई, ये सर्वमानव को विदित ही है। तो उसी भांति वनस्पति संसार, जंगल नाश हो गई, माने अनुपम औषधियाँ सब लुप्त हो गए और जीव संसार अपने आप से असंतुलित है। तो मनुष्य को तो अभी तक न्याय मिला ही नहीं है, क्योंकि ये भी देखा गया अनेक न्यायविद जैसा सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, उसके चीफ जजों से पूछा गया तो क्या आप न्यायमूर्ति कहलाते हो? हाँ। तो न्याय जानते हो? नहीं, ऐसा कहते हैं। तो आप क्या फिर बाद में कोर्ट में क्या करते हैं? कहते हैं कि हम फैसला करते हैं, न्याय नहीं करते। यदि ये सच्चाई है, उस स्थिति में हम समझता हूं जब न्यायालय न्याय को नहीं जानता है, न्यायालय लिखा रहता है। क्या यह सच्चा लिखना हुआ? कहाँ हुआ? हम बुनियादी तौर पर ही हम झूठों को अपनाते हैं, वही न्यायालय में कहते हैं कि सच बोलो। इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? उन्हीं न्यायालय में ये बोला जाता है मैं सच बोलूंगा, ऐसा उनके सामने सत्यापित कराया जाता है, जबकि बोर्ड लिखा रहता है न्यायालय, किंतु फैसला किए रहते हैं। अब कहाँ तक सच्चाई हुई? न्यायालय में क्या सच्चाई को खोजा जाए, ये है। अब कार्यालयों में क्या कार्य किया जाए वाला बात है। क्या कार्य को मतलब वो नहीं है कार्यालय में गलतियों को खोजना, गलती को गलती से रोकना है, और जो अपराध को अपराध से रोकना है। यही काम के लिए पूरा सरकारी जितने भी नौकरी है, अधिकार है, वो सब इसी के लिए नियोजित हुई है। जो इस धरती की छाती पर जितने भी राष्ट्र है, सब राष्ट्र का रवैया इतना ही। तो इस विधि से मानव परंपरा कैसा न्याय पाने की विधि कहाँ से आएगी, उसको सोचने पर पता लगा मानव स्वयं में जागृत होने के आधार पर ही होगा, न्यायालयों में से मिलेगा नहीं। मानव जागृत होने के लिए मूल वस्तु समझदारी है। यदि समझदारी पूरा होता है, हर मनुष्य को समझदारी यदि पहुंच पाता है, उस स्थिति में मानव परंपरा अपने में न्यायपूर्वक जी सकता है। ये मुख्य मुद्दे में ये सामान्य स्वरूप। इन न्यायपूर्वक जीने के साथ ही ये बाकी तीनों समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व अपने आप से आते हैं। न्यायपूर्वक जब तक जी नहीं पाते हैं, ये कोई चीज नहीं आएगी। इससे पता लगता है मानवीयता का जो रीढ़ है, मानवीयता का मूल ध्रुव है, वो न्याय है। अब वो न्याय कहाँ प्रमाणित होता है? सर्वप्रथम एक समझदार मनुष्य कहाँ प्रमाणित करेगा? परिवार में करेगा। उसके बाद कहाँ करेगा? अपना गांव में करेगा। उसके बाद कहाँ करेगा? पूरा देश में करेगा। उसके बाद क्या करेगा? पूरा धरती में करेगा। इस ढंग से न्याय को प्रमाणित करने का विशालतम स्वरूप मानव के सम्मुख खड़ी है। उसको जितने जो उपयोग करें उतने ही वो खुश होता हुआ भी देखने में मिलता है। जैसा मैं जितने दूर दूर तक हम न्याय को निप पाता हूँ, उतने ही मैं खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, समाधानित रहता हूँ। वर्तमान में हमारा विश्वास सदा सदा के लिए सुदृढ़ बनता जाता है और निरंतर हमारा प्रस्तुतियों में प्रखरता, निखार आती जाती है। मेरे जो व्यवहार में जो है सुदृढ़ता आती जाती है।
तो ये सब चीजें हमारा अनायास ही उपलब्ध होने वाली वस्तुएं हुई, जिसके लिए पहले से ये बहुत पुण्य से मिलता है, उससे मिलता है कहते रहे। इसमें पुण्य गिरने की कोई मतलब नहीं है। पुण्य का मतलब यदि हमको समझ में आया वही है, ये समझदार हो जाना ही पुण्य है, और कोई पुण्य नहीं है, और कहीं कोई पुण्य का माने आसार भी नहीं है। यदि पुण्य का नाम यदि सार्थक होना है, मनुष्य अपने में समझदार होना ही है। मनुष्य समझदार होने के उपरांत मनुष्य में स्वयं में अपने योग्यताएं, क्षमताएं, पात्रताएं अपने आप से प्रमाणित होना शुरू करता है। क्षमताएं अपने आप में क्या चीज है पूछा तो उसका उत्तर यही मिलता है, वहन करने वाली क्रिया। वहन क्या करता है? भ्रम को वहन करता है या जागृति को वहन करता है, और तीसरे प्रकार की कोई वाहन होने वाला नहीं है। जब तक भ्रमित रहेगा और तब तक जागृति नहीं है। जब जागृत हो गए फिर भ्रम का कोई अर्थ ही नहीं है, भ्रम का लवलेश नहीं है। तो भ्रम एक ऐसी बात हुई, भ्रम आया क्यों, भ्रमित क्यों परंपरा हो गई, ये बात भी एक खचोटने वाली एक प्रश्न है। बाकी सारे संसार में तो नियति सहज रूप में सब व्यवस्था में हो गए, मानव क्यों नहीं हुआ, ये बात पर भी कुछ लोग पूछे हैं हमसे। उसका उत्तर ऐसा अस्तित्व में रखी हुई है, मानव संस्कार अनुषंगी इकाई है, इस बात को पहले ध्यान दिलाया है। संस्कार का मतलब भी है समझदारी पूर्वक ही मनुष्य व्यवस्था में जिएगा, और स्वायत्त है, ये मनुष्य स्वायत्त होता है। दूसरा समझदार होता है, समृद्ध होता है, समाधानित होता है। सुख के लिए चारों पदार्थ आवश्यक है, समाधान भी आवश्यकता है, समृद्धि भी आवश्यकता है, वर्तमान में विश्वास अर्थात अभय आवश्यक है, और सह अस्तित्व आवश्यक है। इस विधि से मनुष्य को इन चारों आयामों में माने चारों वस्तुओं में जब अपना हाथ कर्तलगत करने की आवश्यकता आई तो ये स्वयं स्फूर्त विधि से आएगी, नियति सहज विधि से आता नहीं। उसको दूसरे ओर से भी देखें तो परंपरा पूर्वक ही समझदारी आती है। इसके पक्ष में जो मानव संतान और मानवेतर जीव संसार की संतान और पशु पक्षी संतान, ये जन्म से ही जो उसका परंपरा के गुण हैं अपने आप में विद्यमान रहता है। उनको कोई कॉलेज की जरूरत नहीं, स्कूल की जरूरत नहीं, कचहरी की जरूरत नहीं, कहीं उनको फरियाद करना है, अपने आप में उनका गुण समाहित रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो सारे गुण उसमें ये प्रसवित हो जाती है, माने पोषित हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है। जैसा गाय के बच्चे गाय के जैसे ही जीना सीखा ही रहता है। ये क्या गई वंशानुषंगी विधि से शरीर के अनुरूप जीने की काम वो जीवों में रहता है। वो शरीर के अनुरूप जीने का काम मनुष्य में भी रहती है। मनुष्य में वहां तक प्रकृति प्रदत्त रूप में ही है, और उसके बाद आता है पुरुषार्थ और परमार्थ। पुरुषार्थ परमार्थ के आधार पर मनुष्य समझदार होना बनता है। समझदार होने के आधार पर ही हम सारा भ्रम से मुक्त होते हैं। भ्रम से मुक्त होने का मतलब जीवों के सदृश जीने की कार्यकलाप, शास्त्र, व्यवस्था और अध्ययन, शिक्षा, इन सभी पचड़े से छूट पाते हैं। अभी तक कि हमको जो कुछ भी मिला है वो यही मिला है, पशुओं के सदृश जिया करो। उसका उदाहरण, उसका गवाही पहले से ही प्रस्तुत किया। तो लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्मादी प्रवृत्तियों के लिए शास्त्रों को पढ़ाए थे। इन शास्त्रों को पढ़ाने का मतलब भी ये होता है तो जीवन के सदृश जिया करो। तो जबकि मनुष्य जीव नहीं है, जीव से भिन्न है, जीव से भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति वाला है, जीवों में माने बहुमुखी माने अभिव्यक्ति नहीं है, मनुष्य में बहुमुखी अभिव्यक्ति है। मनुष्य जो है ना समाधान चाहता है, गाय गोरू कोई भी समाधान चाहते नहीं है, और जो मनुष्य जो है ना समृद्धि चाहता है, मगर पशु पक्षी जो कोई समृद्धि कुछ नहीं चाहते हैं। और उसमें भी कोई तर्क आता है, कोई चिड़े चुनगुन चीटी ये सब भी, ये भी तो संग्रह करते हैं। इस प्रकार की बात आती है। वो ये जो उपलब्धि के आधार पर संग्रह करते हैं, शोषण से वो संग्रह नहीं करते। उपलब्धि रहती है ला करके उनका काम करने का आदत है, काम करने के आधार पर चीटी भी ला करके कुछ इकट्ठा किया रहता है।
और मधुमक्खी भी किए रहता है, कुछ पक्षी भी किए रहते हैं, किंतु हाथी कुछ भी संग्रह नहीं करता है, बाघ नहीं करता है, भालू नहीं करता है, ये कोई भी संग्रह करते नहीं है, ये तो आप देखते हैं। तो जो ये भी नहीं करता है, एक जो सुआ जो होता है ये भी कोई संग्रह करता नहीं है। ये सब चीजें आप हमारे सम्मुख रखी हुई। इसको शोध करने पर यह पता लगता है जिनमें मेधा समृद्ध हुई है, सातों धातुओं से शरीर की संरचना हुई है जीवों में, और मनुष्य के संकेतों को ग्रहण करने योग्य रहता है, ऐसे पशु पक्षियों में संग्रह की कोई आसार नहीं, वो कोई आसार नहीं। तो केवल आसार रहता है कहाँ? इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें नहीं है उस जगह में हो सकता है, चींटी में हो सकता है, इस प्रकार की बात है। चींटी भी संग्रह बुद्धि से संग्रह करता है, संग्रह के लिए प्रवृत्ति है, ऐसा कुछ नहीं। वस्तु मिलता है, इकट्ठा किए रहते हैं, वस्तु मिलता है, मधुमक्खी मधु को इकट्ठा किया रहता है, ऐसा रहता है। तो ये जैसा जो मनुष्य में जो है, जो जानबूझ करके संग्रह की सुविधा की प्रवृत्तियां होते हैं, उसका कारण है भोग अतिभोग की वासना है, और कुछ मतलब नहीं। इन आधार पर हम व्यवस्था में जीना लक्ष्य ना होकर संग्रह सुविधा हमारा लक्ष्य हो गई, और उसके लिए भय प्रलाप बनी एकमात्र प्रताड़न के लिए आधार बना। फलस्वरूप हम प्रताड़ित रहे ही हैं, और उससे छूटने के लिए एकमात्र उपाय यही है, तो जीवन को समझ जाए और अस्तित्व को समझे, मानवतापूर्ण आचरण को समझे। ये बात बंद है। इन जो मूल तत्व हैं जो समझने की, इन मूल तत्वों के बारे में जीवन की जो पहले मुद्दा ये बताई गई, जो अस्तित्व की 4 अवस्थाओं में से ये बताई गई, मानव ही सर्वोच्च विकसित इकाई, शरीर के रूप में और जीवन के रूप में, दोनों स्थितियों में। दो जीवन अपने अस्तित्व को और जागृति को प्रमाणित करने के लिए शरीर को प्रयोग करता है। प्रयोग करने के समय में वो बराबर शरीर को जीवंत बनाए रखता है, बाद में जीवन को ही, शरीर को ही जीवन मान लेता है, फलस्वरूप पुनः मारा जाता है, और पुनः शरीर को छोड़ने के बाद पुनः प्रमाणित करने के लिए आता है, पुनः मारा जाता है। इस ढंग से कई बार भ्रमित होकर के शरीर को छोड़कर तो जो परेशान होने वाली बात है वो होता है। इसमें पाप पुण्य नाम की कोई चीज होती नहीं है, समझदारी ना समझदारी होती है। समझदारी परंपरा से ही आते है, परंपरा में ही समझदारी को पनपना होगा। तो कोई एक व्यक्ति हम समझदार हो गए इससे संसार तर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक व्यक्ति समझदार होने मात्र से सब तरेगा, ये कल्पना ही हमको बहुत कुछ भयभीत कराया, निरीह बनाया, और जो कुछ भी बनाना था वो बना दिया। इससे छुटकारा पाना सभी चाहते भी हैं, यदि कोई कोई नहीं चाहते हैं, कल चाह जाएंगे, ये इससे छुटकारा पाना आवश्यक है। इस ढंग से हम समझदारी के पक्ष में सोचने के लिए बहुत सारा उपाय बनी हुई है। उसके बाद ये जैसा हम समझदार हो गए, अस्तित्व समझ में गए, दोनों समझ में आ गया, तो मानवतापूर्ण आचरण एक बहुत स्वाभाविक बात बनता है। मानवतापूर्ण आचरण क्या चीज होता है, ये भी एक पूछने की, समझने की बात बनता है। मानवतापूर्ण आचरण यही है जो स्वयं में हर मनुष्य अपने में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में जी पाता है। ये समझदार मनुष्य होने के बाद स्वायत्त होता है। ये आदमी वो प्रमाणित करने जाता है तो परिवार स्वायत्तता होता है, जिसमें समाधान समृद्धि दोनों प्रमाणित होता है। हर मनुष्य किसी परिवार में ही प्रमाणित होना है, अकेले में कोई प्रमाणित होने का जगह नहीं है, और ढका मूंदा विधि से कोई प्रमाण होता नहीं, होना ही नहीं है, कभी नहीं होना है। तो इस विधि से क्या हो गया, आदमी को प्रमाणित होने की आवश्यकता सदा सदा एक बचपन से, शिशुकाल से ही बनी हुई है। उस आवश्यकता को पूरा किया जाना आवश्यक। जैसा ही इन हमारा ये तीनों बात निभ पाता है, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार निभता है, उसी के साथ साथ हमारा तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा करना भी बनता है।
और ये दोनों सत्यता है, उस स्थिति में संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति वाला भी अपने आप से प्रमाणित होता है। ये इस ढंग से जो मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में संयुक्त रूप में मनुष्य का आचरण व्याख्यायित होता है। ठीक है, ये मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब ऐसा बनता है। तन मन धन रूपी अर्थ को हम सदुपयोग कर पाए, सुरक्षा कर पाए, उस स्थिति में नैतिकता कहलाया। हम आज किसको नैतिकता कहते हैं, आप ही सोच लो, आप ही मूल्यांकन करो। ठीक है, मूल्य मूल्यांकन माने संबंध मूल्य, संबंधों को पहचानने की विधि से ही मूल्यों को निर्वाह करने की प्रवृत्ति बनती है। जैसा कोई भी आदमी अपने पिता का संबंध को पहचान लेते हैं, माता का संबंध को पहचानते हैं, गुरु का पहचानते हैं, संबंध को पहचानने का फल ही है मूल्य अपने आप से बहने लगता है। मूल्यों का निर्वाह होना ही होना है। जहां संबंधों को पहचानते नहीं है वहां कोई मूल्यों के बहाव होता नहीं। इसको अच्छे तरह से रेलवे डब्बे में देखा जा सकता है। रेल की डब्बे में कोई भी बैठा रहता है, एक अजनबी आदमी आता है, वो उनका अपने आप से हाथ पैर लंबा हो जाता है। इच्छा होती है यहाँ कोई बैठे ना करे। वही थोड़ा देर के बाद उनसे पहचाना हुआ कोई आदमी आ जाता है, अपने आप से उठ के खड़े हो जाता है और उनको बैठा देता है। वो खड़े ही रह जाता है। बाजे ये भी देखा गया है। ये सब चीज़ों को देखने पर पता लगता है संबंधों को पहचानना ही एक बहुत बड़ी भारी मूल्यवान काम है। संबंधों के बारे में अध्ययन जो होती है ये पूरा का पूरा प्रयोजन के आधार पर होता है। जैसा माँ का संबंध पोषण रूपी प्रयोजन के आधार पर, पिता का संबंध संरक्षण रूपी प्रयोजन के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। गुरु का संबंध प्रामाणिकता के आधार पर, प्रामाणिकता रूपी प्रयोजन के आधार पर अध्ययन किया जाता है। ये संबंध यदि सब पहचानने में आ जाए उसके बाद मनुष्य गलती नहीं करता। संबंध जब तक पहचानने में नहीं आता है तब तक गलती करना भावी है। गलती किए बिना रोका भी नहीं जा सकता। गलती करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये इतना बहुत ही धूप जैसा सत्य है, तो समझो या ना समझो वाला बात है। समझने पर गलती होना नहीं है, ना समझे गलती हुए बिना रहना नहीं है, इतनी ही बात है। तो राज्य की सबूर देखने से, धर्म की सबूर देखने से पता लगता है अपराधियों के लिए ही ये सब बना हुआ है, धर्मतंत्र और राजतंत्र। तो क्योंकि अपराध को तारना ही, अपराधियों को तारने वाला भी एक गुण मानव परंपरा में बना तो है। तारने के लिए जो कुछ भी युक्ति रचाया, राजतंत्र अपने ढंग से रचाया, धर्मतंत्र अपने ढंग से रचाया। किंतु है तो मूलतः कहीं न कहीं गलती की ही बात है। ये गलती गलते रहेगा आदमी, यही मान करके सारा रचनाएं हैं वो सर्वथा गलत हो गया। हर मनुष्य समझदार होना चाहता है, परंपरा उसको दे नहीं पाया। सीधा सीधा बात। तो हर मनुष्य ईमानदार होना चाहता है, वो ईमानदारी का रास्ता दिखा नहीं पाया। हर व्यक्ति जिम्मेवार होना चाहता है, जिम्मेदारी का प्रयोजनों को हम लोगों परंपरा को दे नहीं पाए। पहले से हम ऐसा मिसाल दे नहीं पाए परंपरा में, इसीलिए हम पिछड़ गए। और हमारा जो कुछ भी अरमान थी तो भूमि माने शुभ की, तो कई पहले भी बहुत सारे लोग ये कामना की है सबका शुभ हो, सबके लिए कल्याण हो, सबके लिए मंगल हो, सब जो है ना माने तर जाए। इस प्रकार की बातों को तो बहुत सारे लोग दोहराए हैं, इसमें हमको कोई शंका नहीं है। ये दोहराने मात्र से हमको क्या उसका रास्ता मिल गए? उसके रास्ता नहीं मिला। जिस किताबों में लिखा रहता है सबका शुभ हो, उसी में लिखा रहता है यह सारे संसार झूठा है और केवल परमबत असली माँ बाप केवल ईश्वर ही है, उन्हीं के शरण में जाना चाहिए, यही किताब में लिखा रहता है। तो अब किसका सबका कल्याण होगा? असली माँ बाप के पास जाने के बाद जो गया हुआ का अस्तित्व रहना नहीं है,
अब किसका कल्याण होना है? जब वो स्वयं में माने असली माँ बाप कल्याण स्वरूप ही है, फिर बाद में अकल्याण के लिए ये सब काय को परेशान पैदा किया, ये सब बात पुनः वही जड़ में आ जाते हैं अपन। ये सब बात से कोई प्रयोजन निकलता नहीं है। प्रयोजन इतने ही है, समझदार होने पर ही आदमी का प्रयोजन निकलता है, समझदार ना होने से प्रयोजन नहीं निकलता। ये अंतिम रूप में एक निष्कर्ष रूप में आता है। तो सभी संबंधों में प्रयोजन निहित रहती है। क्या प्रयोजन? ये जो पहले कही गई 4 बात है, 4 लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी लक्ष्य है। इसको सफल बनाने के अर्थ में ही प्रयोजन रहता है। सारा प्रयोजन, सारा संबंधों का प्रयोजन इसी से जुड़ा रहता है। ये इसमें जुड़ने की पश्चात परंपरा बन जाती है। समझदारी यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंच पाता है, स्वाभाविक है उसके आगे पीढ़ी को भी जाएगी, उसके आगे पीढ़ी को भी जाएगी, ऐसा आशा ही किया जा सकता है। इस ढंग से समझदारी का ही परंपरा होगा, तो नासमझी का कोई परंपरा होता ही नहीं। अभी तक इसलिए कोई परंपरा ही नहीं बना, झंझट तो ये। किंतु कई लोग परंपरा बनाना चाहते हैं, ये भी बात सच्चाई है। इसका गवाही यही है, बहुत सारे संस्थाएं जन्मे हैं। एक सरकारी संस्था कहलाता है और असरकारी संस्था भी कहलाता है। ऐसे संस्थाएं बहुत निकले, बहुत जगह में देखने को मिला है। तो ये सबका कुल मिलाकर के उद्देश्य यही बनता है, हम दूसरों को मदद करें। मदद वही करता है जिसके पास कुछ हो। सच्चाई तो यह है। क्या लेकर के आप मदद करोगे भाई, ऐसा पूछा जाए तो क्या कहेंगे? मदद करेंगे नहीं कि क्या करेंगे? तो एक आदमी बोलता है ये हमारे पास जो है जो तकनीकी है, हम तकनीकी से सेवा करते हैं। सेवा करके क्या करोगे? आप तकनीकी को उपयोग किए हो? मैं अभी आए थे एक टीम, वही संसार को उतारने वाले, बोला हम सारा संसार को तकनीकी देते हैं निःशुल्क। ठीक है, बढ़िया है। आप तकनीकी का सेवन किए हो? वो कहते हैं नहीं। आप स्वयं यदि सेवन नहीं किए हैं, आप तकनीकी को किस आधार पर आप दूसरों को दोगे? क्या पाने के लिए देंगे? आप बताइए। अभी सरकार भी वैसे ही है, संसार को तकनीकी बांट रहा है। क्या उस तकनीकी ज्ञान संपन्न व्यक्ति क्या प्रामाणिक है? पूछा जाए तो वो कहता है नहीं, हमारा काम ये नहीं, प्रमाणित होना नहीं। प्रमाणित होना नहीं तो क्या करना है, आप ही बताओ। ये कितना दुर्भर स्थिति है, एक बात सोचने की बात। इसमें हम पकड़ में आ गए हैं। उसमें ये भी अस्मिताएं जन्म रही है कि जैसा ही पढ़ने वाला व्यक्ति जो पढ़ कर के तैयार होता है, सारे संसार से श्रेष्ठ बुद्धिमान अपने को ही मानते हैं। तो उसका एक बार सर्वे किए थे, तो सर्वे के आधार पर यही निकलती है कि 5वीं पढ़ने के बाद गांव खराब, 8वीं पढ़ने के बाद माँ बाप बेवकूफ, 11वीं पढ़ने के बाद पढ़ाने वाला मूर्ख, और स्नातक के बाद अकेले एक आदमी बुद्धिमान, सारे संसार बेवकूफ। ऐसा अहमता का चक्कर घूमता है। अब ये चक्र से कौन बचे भाई? हर व्यक्ति के पास यही चक्र है। हर वर्ष जो ना करोड़ों जो स्नातक होना पाया जाता है, तो एक एक ऐसे पागल आदमी को 20-20 डॉक्टर लगाओ तो भी ठीक होना मुश्किल है। आदमी कहाँ से लाओगे? डॉक्टर कैसा बनाओगे? रिपेयरी कैसा होगा? इस प्रकार से एक प्रकार से ये असाध्य रोग जैसा बात हो गई। रोगों के बारे में भी यही सोचा है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आसानी से ठीक किया जा सकता है, कुछ ऐसे रोग आते हैं असाध्य हो जाते हैं, माने औषधि से ठीक ही नहीं होता। अब क्या किया जाए? तो उसके लिए हमारे यहाँ कहा है मणि मंत्र औषधि योग, 4 बात को सेवन करो। तो मंत्र के बारे में दौड़े, मंत्र के बारे में भी सोचते रहे बहुत दिन तक, माने मंत्र से कुछ होता होगा। तो ये सारे मंत्र के, योग के और जो बात है, दोनों खाके की बात है,
मनुष्य का शुभ कामना बल ही एकमात्र वस्तु है। इन दोनों से केवल मनुष्य का शुभ कामना ही काम करता है। व्यक्ति के साथ व्यक्ति का विश्वास ही इसका आधार है। व्यक्ति के साथ व्यक्ति का आधार से जो कुछ भी मदद होना हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ जाती है, दवाई उपचार यदि सही बन जाती है वो थोड़ा सा उभर जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है। तो जहां तक समझदारी की झंझट है, इसमें स्वयं संशय बिना इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। हम यदि समझदार नहीं होना चाहते हैं, हमको आप किसी भी प्रकार से समझदार नहीं बना सकते। उसका गवाही मैं स्वयं हूं। हमारा परिवार में हमको जब वेद पढ़ने के लिए डाला, हम वेद पढ़ना नहीं चाहा, हमको कोई वेद नहीं पढ़ा पाया। हमारा घर में वेद मूर्ति, बगल में वेद मूर्ति और पूरा गांव में वेद मूर्ति, और उनके अंदर हमको वेद नहीं पढ़ा पाए, ना मैं वेद पढ़ा। इस विधि से देखने पर लगता है तो हम जो चाहते नहीं हैं उसको कोई करा नहीं पाएगा, हमको समझा नहीं पाएगा। अब इसमें एक ही सूत्र आपको बताया था, जो इस धरती पर हर मानव समझदार होना चाहते हैं, ये सूत्र रखी हुई है। ठीक है, इस धरती पर हर मानव समझदार होना चाहता है। ये चाहने के आधार पर आदमी को समझदार बनाया जा सकता है। उसी आधार पर हम शुरू किए। यदि मनुष्य जो है ना मूलतः समझदार बनना नहीं चाहता रहा, उस स्थिति में हम समझदार बनाना बनता नहीं रहा। ये होना ही नहीं था। संयोग से हर मनुष्य में समझदार बनने की इच्छा है। ठीक है, जो बाकी सब कुकृत्य सुकृत्य जो कुछ भी है परंपरा कर रहा है, उसमें एक अपने को मजबूरी मानते हैं प्रौढ़ व्यक्ति। ये स्थिति को देख करके इस अभियान को शुरू किया। कुल मिलाकर के इस अभियान को शुरू करने का मूल तत्व ये रहा। मानव परंपरा में हर मानव में समझदार बनाने की अरमान है। ये बात सच्चाई है। इस विधि से शुरुआत किए हैं। इस शुरुआत से मनुष्य को कहीं न कहीं राहत मिलने की आसार भी है। तो कई लोग समझ चुके हैं, उनमें ये सब गुण पैदा भी होता है, जो जिसको हम मानवीयता पूर्ण गुण कह रहे हैं, मानवीयता पूर्ण आचरण कह रहे हैं, ये कई लोगों में जन्म चुका है। यहां तक हम आते हैं प्रमाणों के आधार पर बात शुरुआत। नैतिकता का मूल तत्व जो तन मन धन 3 रूप में कुल मिलाकर के अर्थ होता है, जिस अर्थ को प्रयोजन के अर्थ में मैंने नियोजित करना है, कुल मिलाकर के सदुपयोग है। जैसा जिस किसी विधि में वस्तु का हम सदुपयोग करते हैं, उसका 2 भाग होगी। सेवा और उत्पादन में हम तन मन धन को नियोजित करते हैं। दूसरा, हम उपयोग बने संबंधों के साथ प्रयोजनों को सफल बनाने के लिए हम तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग करते हैं। जिसका सदुपयोग किया उसका सुरक्षा हो गया। जिसके लिए हम सदुपयोग किया अर्थ का, उसका सुरक्षा हुआ है। तो सुरक्षा का मतलब जो किसी के साथ हमारा किया हुआ तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग के फलन में उसका सुरक्षा हो गई। यही हमारा सुरक्षा और सदुपयोग का अर्थ। प्रयोजन में यही निकलती हैं अभ्युदयी अर्थ है। सर्वतोमुखी समाधान के लिए हम अपना नियोजन करते हैं मनुष्य के साथ, और समृद्धि के लिए करते हैं, उत्पादन के लिए करते ही हैं, और वर्तमान में विश्वास रखने के लिए, व्यवस्था के लिए हम तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजित करते हैं, सह अस्तित्व के लिए करते हैं। इस चारों विधि के लिए हम किया हुआ तन मन धन रूपी अर्थ है, उसका जहाँ कहीं भी हम नियोजित किया उसका सुरक्षा हुआ, मैंने फलस्वरूप हमारा धन का सदुपयोग हुआ। सदुपयोग के बिना सुरक्षा, सुरक्षा के बिना सदुपयोग होगा नहीं। तो सदुपयोग हुए बिना सुरक्षा होता ही नहीं, सुरक्षा हुए बिना सदुपयोग नहीं होता। इस ढंग से सदुपयोग सुरक्षा से विदा हो नहीं सकती, सुरक्षा सदुपयोग से विदा नहीं कर सकती। ये निरंतर एक चक्रव्यूह की जैसा घूमता ही रहता है। यह सदा सदा के लिए शुभद होता है। ये शुभ प्रवृत्ति में हमारा तन मन धन रूप को नियोजित करने की आवश्यकता बनी ही रहती है, जो हम जागृत होने के अर्थ में
तो इस विधि से हम हमारा जो लक्ष्य है, मानव लक्ष्य ही मानव का प्रयोजन है, जीवन लक्ष्य ही जीवन का प्रयोजन है, अस्तित्व का लक्ष्य ही अस्तित्व का प्रयोजन है। इस ढंग से बनता है। ये इन प्रयोजनों को पहचानने के लिए मानव के अतिरिक्त और कोई संसार में वस्तु नहीं है। इसको पहचानने के लिए हम सदा सदा तत्पर हैं और इसको आगे चल करके समझने के लिए कोशिश करेंगे। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। ये अभी अपन इस बात पर, इस तथ्य पर पहुंच गए हैं, अस्तित्व में कोई समझदार इकाई है वो मानव ही है। मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में ही प्रमाणित है। मानव शरीर का परंपरा होता है, जीवन अस्तित्व सहज रूप में विकसित जीवन परमाणु के रूप में विद्यमान है। इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं। शरीर के संबंध में मानव का योगदान है, परंपरा का योगदान है, ये व्यवस्था है। ये जीवन और शरीर का संयोग एक की आवश्यकता केवल जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में ही है और कोई अर्थ नहीं। अपने जागृति को प्रमाणित करने का एकमात्र शरीर रचना, एक तरीके की शरीर रचना मानव शरीर ही है और दूसरे शरीरों में ये समझदारी प्रमाणित करने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए मानव संस्कार आनुषंगी इकाई के रूप में हम समझ गए हैं। आप भी समझ सकते हैं। संस्कार का मतलब भी है समझदारी। समझदारी के बारे में अस्तित्व और जीवन की बात हुई। अस्तित्व में 4 अवस्था की बात हुई। 4 अवस्था के बाद मानव ही सर्वोपरि विकसित इकाई है। ये बाकी सभी इकाइयाँ परस्पर पूरक हैं। मनुष्य पूरक होने के लिए आवश्यकता बन बैठी है। पूरकता के रूप में है आदमी, मानव वो व्यवस्था में जीना बन पाता है और व्यक्तिवाद के आधार पर कभी नहीं बन पाता है, कभी नहीं हुआ। तो व्यक्तिवादिता का जो माने असर जो कुछ भी रही वो दोनों विगत की दोनों प्रकार की चिंतन में समान रहा। एक तो भौतिकवादी विधि से भी व्यक्ति भोगवादी होता है, फलस्वरूप व्यक्तिवादी होता है, और विरक्तिवादी विधि से भी मानव अपने में व्यक्तिवादी हो जाता है। इस विधि से इन दोनों विचार समाज विरोधी है। समाज विरोधी ना होते हुए भी यदि ना कहा जाए तभी भी समाज बनने का कोई इसमें सूत्र निकला नहीं, बल्कि समाज विरोधी होना ही हुआ। जबकि आदमी समाज में जीना चाहता है, सहअस्तित्व में जीना चाहता है, अभयता पूर्वक जीना चाहता है, समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, समाधान पूर्वक जीना चाहता है। यही मुख्य मुद्दा है। ये चारों प्रयोजनों को मानव परंपरा से 4 प्रयोजनों को प्रमाणित करना ही मानव का जिम्मेवारी है। समझदारी क्या है? अस्तित्व और जीवन को समझना समझदारी है। उसके बाद जिम्मेवारी यही आती है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए जब जिम्मेवारी के पास जाते हैं, स्वाभाविक रूप में हम परिवार मानव हो जाते हैं, समाज मानव हो जाते हैं। समाज मानव, परिवार मानव होने का फल ही है व्यवस्था मानव होना बनता ही है। व्यवस्था मानव बनने का फल ही है सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज के रूप में हर मानव भागीदारी करते हुए और प्रमाणित होना बनता है। ऐसे वैभवशाली परंपरा के लिए जो आवश्यकता रहे, वैभवशाली परंपरा की आवश्यकता है ही है, तो इसके विपरीत में हम पहुंचकर कहीं पहुंचे हैं। ये धरती पर आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसीलिए एक बार आदमी सुधर करके भी अपना प्रयोग को कर सकता है, अर्थात समझदार बन करके भी एक बार प्रयोग कर सकता है। तो इसमें मूल तत्व यही है, हर मनुष्य की इच्छा ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली वस्तु है। तो आशा के रूप में हर व्यक्ति व्यवस्था चाहता ही है, तो आकांक्षा के रूप में भी चाहता है, तो इच्छा के रूप में कितना चाहता है पता नहीं है, उसको सर्वे करना पड़ेगा। मेरे अनुसार ज़्यादा हम जहाँ जहाँ सर्वे किए हैं उसके अनुसार वो इच्छा रहती है
उसका जो मूल्यांकन है, माने वरीयता क्रम है, वो कहीं नीचे कहीं रहता है, उसके ऊपर और बहुत सारे चीज रह जाते हैं। इच्छा रहते हुए तीव्र इच्छा के रूप में नहीं हो पाता है, फलस्वरूप आदमी समर्पित होने में असमर्थ रहता है, दूसरे किसी बात में वह विवश रहता है। यही देखा गया। इसलिए क्या किया जाए, इसलिए यही किया जाए, जो तत्काल समझने के लिए जो तैयार हैं उन्हीं को समझाया जाए, उन्हीं को पारंगत बनाया जाए, उन्हीं से शिक्षण संस्थाओं को, माने मानवीय शिक्षा को व्यवहार अन्वयन किया जाए, बच्चों में संस्कार डाला जाए। अब बच्चों में संस्कार डालने का फलस्वरूप जो घर परिवार में स्वाभाविक रूप में परिवर्तन होना ही होना है, फलस्वरूप ये कार्यगार हो सकता है। यही इसका विधि बनता है। यह हुई शिक्षा का मानवीकरण की आवश्यकता, जो दूसरा योजना है। अभी जो अपना काम थी, अपना काम जहाँ शुरू किए थे, जो अस्तित्व के संबंध में अभी पूरा किए 4 अवस्था की, तो मानव का स्थिति समझ में आया। ये व्यवस्था में, व्यवस्था के लिए अभी भी प्रतीक्षित है। जो जीव जानवर जो होते हैं वो व्यवस्था में ही रहते हैं, और सभी व्यवस्था में है, वो इन सब में पूरकता विधि है। तो वनस्पति संसार भी व्यवस्था के रूप में ही रहता है, और पदार्थ भी रहता है। इस ढंग से पदार्थ में सभी व्यवस्था के रूप में होने का फलस्वरूप ही है, इनके परस्पर पूरकता विधि से ही मानव संसार भी बसी हुई है। मानव के लिए सब पूरक हो चुके हैं, किंतु मानव इनके लिए पूरक होना अभी भी विचाराधीन है ही। वो उसको पूरा करने की आवश्यकता, तभी मानव व्यवस्था में जीने का प्रमाण मिल पाएगा। इस ढंग से अस्तित्व का स्वरूप आप हमको एक सामान्य रूप में आता है, और जरूरत पड़ने पर जो पहले कही गई जो वाङ्मय है, उसको देख करके और भी विशद अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद आता है विद्या का धारक वाहक कौन है? जीवन। विद्या का मतलब समझदारी हुई, समझदारी का धारक वाहक है जीवन। विद्या का दृष्टा कौन है? जीवन। ठीक है। और जो विद्या को प्रमाणित करने वाला कौन है? मानव। मानव शरीर और जीवन के साथ होता है, उसी स्थिति में मानव परंपरा में प्रमाणित हो पाता है। समझने वाला और उसको वहन करने वाला जीवन ही होता है। ये बात को अच्छी तरह से देखी गई है। आप भी अपने में जांच सकते हैं, जांच करके अपने में विश्वास अर्जन कर सकते हैं। विश्वास अर्जन करने के बाद आपका प्रयोजन को आप स्वयं पहचान सकते हैं। इस ढंग से अस्तित्व में पूरा का पूरा व्यवस्था की आवश्यकता है। मानव ही व्यवस्था के लिए अपने आप में बनाया हुआ ताना बाना से परेशान हुआ है। वो मानव ही अपने ताना बाना से राहत पाने के लिए वो स्वयं सोचना ही पड़ेगा। इतनी ही बात। उसके बाद आता है जीवन। ठीक है। जीवन के बारे में पहले आपको ये एक सूचना दी थी कि जीवन के रूप में हर मनुष्य में जीवन समान रूप में विद्यमान है। जीवन किसी शरीर में जीवन बड़ा छोटा ज्यादा कम ऐसा सारा द्वंद्व से मुक्त है। सभी की शरीर में शरीर को चलाता हुआ मानव शरीर को चलाता हुआ सभी जीवन एक ही प्रकार से है, एक ही प्रकार की बल शक्ति होते हैं, और स्वरूप एक ही होती है, और लक्ष्य एक ही होता है। जीवन का लक्ष्य होता है सुख शांति संतोष आनंद। ये जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य सफल होता है, मानव लक्ष्य सफल होता है। मानव लक्ष्य सफल होता है, जीवन लक्ष्य सफल होता है। मानव लक्ष्य को मानव सफल करने के क्रम में जो माने विधि है, उसके बारे में थोड़ा दूर तक अपन पहुंचे हैं, और भी आगे चल करके और दूर पहुंचेंगे, पास तक पहुंचेंगे। ठीक है। तो इस विधि से हम जो जीवन का लक्ष्य सुख शांति संतोष। सुख कैसा होता है भाई पूछा, तो समाधान बराबर सुख। जो जिन विधाओं में हम समाधानित रहते हैं, वहाँ सब सुख का हम अनुभव करते हैं। जहाँ हम समस्या से पीड़ित होते हैं, वो पीड़ा होता ही है। इसके लिए कोई तो सामने रखी हुई बात है। इस ढंग से समाधान के
फलस्वरूप हम सुखी होने की बात समझ में आता है। उसके बाद परिवार में हम जीते हैं, प्रमाणित होने की स्थिति में हम शांति का अनुभव करते हैं। व्यवस्था में जीने के अर्थ में हम संतोष का अनुभव करते हैं। तो हम अपने समझदारी को प्रमाणित करने के अर्थ में हम आनंद का अनुभव करते हैं। इस ढंग की आदमी का स्थिति है। यदि हम प्रमाणित हो पाते हैं, स्वाभाविक है परंपरा में ये समझदारी बहती रहेगी और इसका कहीं भी रुकने वाली बनता नहीं। इस क्रम में हम सुख, शांति, संतोष, आनंद को अनुभव करने के लिए योग्य हैं। जीवन ये हमको समझ में आता है, जीवन रूप में जीवन के लिए ही समझ में आता है। जीवन शक्तियाँ अक्षय है, इसके बारे में आप पहले एक बार ध्यान दिलाए थे। हम जितने भी कल्पना करता हूँ और वो उससे ज़्यादा कल्पना के लिए, और जो विचार करता हूँ उससे ज़्यादा विचार के लिए, और उससे ज़्यादा इच्छा के लिए, उससे ज़्यादा संकल्प के लिए, उससे ज़्यादा प्रामाणिकता के लिए हमारे पास शक्तियाँ सदा सदा तत्पर रहता है। कभी भी हम इसके बाद समाधान को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज़ होते ही नहीं। इसलिए मनुष्य के जीवन शक्तियाँ अक्षय है, ये बात प्रमाणित होता है। इसी विधि से वो ये भी तृप्ति स्थिति में बल होता है। स्थिति में बल, गति में शक्ति। गति में होने वाला एक दूसरे के साथ आता है, ये स्थिति में रहने वाला स्वयं को अनुभव होता है। तो हम जितने भी आस्वादन किया, ये इससे क्या तृप्त हुए कि नहीं, ये हमको पता लगता है। जितने भी हम तुलन किया, उससे हमको तृप्ति मिला कि नहीं। जितने भी हम साक्षात्कार किया, बोध किया, अनुभव किया, इससे तृप्ति मिला कि नहीं, इस बारे में हम निरंतर परीक्षण करते रहते हैं। और करते नहीं हैं तो करना होगा ही, और करेंगे ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फलस्वरूप मनुष्य जो सतत सुखी होने के लिए रास्ता बन जाता है। तो इन पांचों अवस्थाओं में तृप्ति ही कुल मिलाकर के सुख, शांति, संतोष, आनंद की ख्याति पाता है। इन्हीं पांचों अवस्थाओं में मनुष्य की समझदारी प्रमाणित होता है, इन्हीं पांचों अवस्थाओं में प्रमाणित हो जाता है। इस ढंग से मनुष्य का वैभव स्वयं में राज्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है। राज्य का मतलब होता है राजयतेति सा राज्य है। वैभवित होना ही राज्य है। कौन वैभवित हो भाई? मनुष्य के पहले सारे बात वैभवित है ही है, तो मनुष्य वैभवित होना ही, मानवीयता से परिपूर्ण होकर वैभवित होना ही राज्य का मतलब बनता है। उसका सारांश यही बनता है, व्यवस्था में जीना ही राज्य है, स्वराज्य है। स्वराज्य कब हुआ? स्वयं प्रेरित होकर के व्यवस्था में जिए। व्यवस्था में जीना राज्य है, स्वयं प्रेरित होकर के जीना स्वराज्य है। इस प्रकार से इसका परिभाषा बनता है। और इसका जो व्याख्या बनता है, मानवीयता पूर्ण आचरण का ही व्याख्या बनता है। संबंधों में कैसा अपने आचरण को सार्थक बनाएगा, और जो परिवार में कैसा बनाएगा, और समाज में कैसा बनाएगा, और व्यवस्था में कैसा अपने जो जितने भी बने जागृति है, संबंध है, उसको कैसा सार्थक बनाएगा, यही मुख्य मुद्दा है। संबंध और मूल्यों को सार्थक बनाना ही मानव का वैभव है। इस जगह में हम आते हैं। संबंध और मूल्यों को सार्थक बनाने क्रम में ही हम वर्तमान में विश्वास कर पाते हैं। संबंधों को हम पहचानते नहीं हैं तो हम वर्तमान में जी नहीं पाते। कोई नहीं जिएगा, एक भी आदमी जिएगा नहीं। वर्तमान में जीता नहीं है, विगत में जाता है, विगत वर्तमान होता नहीं है। भविष्य को सोचता है, भविष्य वर्तमान होता नहीं है। इस ढंग से वो बेकार हो जाता है आदमी। मनुष्य का कहीं भी ठोर नहीं मिलती है, जड़ मूड नहीं मिलता है, फलस्वरूप भटकता रहता है। यह मुख्य मुद्दे की बात है। इससे भटकना कोई आदमी चाहता नहीं है। परंपरा में दिशा निर्देशित करने की व्यवस्था नहीं है। अब आदमी क्या करे? इस आधार पर आदमी की पुण्य से ही सभी मनुष्य, माने गरीब हो, अमीर हो, माने बुद्धिमान हो, पंडित हो, और जो बलवान हो,
बलहीन हो और धनवान हो धनहीन हो, हर व्यक्ति समझदार बन सकता है और अपने में आश्वस्त हो सकता है, वर्तमान में जी सकता है, व्यवस्था में जी सकता है, समृद्ध हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है। ये कुल मिलाकर के इस प्रस्ताव का मतलब। तो जब हमारा अक्षय शक्ति, अक्षय बल इस प्रकार से हमको प्रमाणित होता है, अपने में ही प्रमाणित होता है, उसी प्रकार हर मनुष्य में होने की आसार बनती है। हर मनुष्य भी अपना सत्यापित करता ही है। सत्यापित के बाद उनके आचरण में वो मूल्यांकित हो जाता है, अक्षयता का मूल्यांकन हो जाता है। इस विधि से हम मनुष्य से मनुष्य को इस प्रकार आश्वस्त हो सकते हैं, हर मनुष्य में जीवन समान रूप में विद्यमान है, शक्ति और बल अक्षय है, और उसी के साथ लक्ष्य सबका समान है। लक्ष्य से समान होने के बारे में मानव लक्ष्य भी स्पष्ट, जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व मनुष्य का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद लक्ष्य है। ये दोनों बात अपने को समझ में आता है। इस समझदारी को सफल बनाना ही कुल मिलाकर के समझदारी का मतलब है। समझदारी का मतलब और कुछ होते ही नहीं है। यही मानव का वैभव है, यही मानव का राज्य है, यही मानव का राष्ट्र है। यही इसी ऐश्वर्य के साथ मानव अपने जो परंपरा को निरंतर सुखमय बना सकता है, संगीतमय बना सकता है और अन्य प्रकृति के लिए पूरक हो सकता है। सभी पशु संसार, जीव संसार, वनस्पति संसार, वस्तु संसार को संतुलन पूर्वक उसके साथ व्यवहार कर सकता है। उससे जो पूरकता है उसके लिए स्वयं कृतज्ञ होकर उसका उपयोग कर सकता है, सदुपयोग कर सकता है, प्रयोजनशील बना सकता है। यही सब चीज आती है। मनुष्य के साथ तो संबंध मूल्यांकन के साथ तुरंत ही तृप्ति मिलती है। यदि ना होने की स्थिति में अतृप्ति होती ही है। ये सतत अपन देखते ही आए हैं, तो देखते ही रहेंगे। तो तृप्ति हमारा मने वर है, अतृप्ति हमारा वर नहीं है। तृप्त होना चाहता है हर व्यक्ति। तृप्त होने के औजार, आसार, पहला मुद्दा समाधान ही है, दूसरे मुद्दे में समाधान समृद्धि ही है, तीसरे मुद्दे में वर्तमान में विश्वास ही है, व्यवस्था में जीना ही है, चौथे मुद्दे में सह अस्तित्व का प्रमाण प्रस्तुत करना ही है। इस ढंग से मनुष्य तृप्त होने के लिए निरंतर वस्तु में समीचीन है, माने पासे में है। इसके लिए बहुत दूर दूर भटकने की जरूरत नहीं है। इस ढंग से आइए, ये इस विधि से हम आ गए। सत्य का स्वरूप यही है तो अस्तित्व ही परम सत्य है, अस्तित्व ही नित्य सत्य है। निरंतर रहने वाला कोई चीज है तो अस्तित्व ही है। अस्तित्व का स्वरूप सह अस्तित्व होना बताए गए, तो सह अस्तित्व ही निरंतर प्रभावशील है। फलस्वरूप विकास होता है, विकास क्रम होता है, विकसित हो जाता है, वो सब जीवन हो जाते हैं। विकास क्रम में रासायनिक भौतिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है। तो जीवन कितना होना है, क्या होना है, इसका भी निश्चित रूप अस्तित्व सहज विधि से ही आता है, मानव सहज विधि से आता नहीं। कितना जीवन होना है इस अस्तित्व में, यह बात अस्तित्व सहज है, यह मानव सहज नहीं है। मानव को कोई प्लानिंग बनाना नहीं है, तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जरूरत नहीं है। यह स्वयं में अस्तित्व स्वयं अपने विधि से ही ये चारों अवस्थाओं को प्रकाशित कर चुकी है। इसमें मनुष्य बहुत योगदान दिया है, ऐसा कोई चीज नहीं है। मनुष्य के योगदान के बिना ही चारों अवस्था जब प्रकाशित है, मनुष्य अपने स्वयं स्फूर्त विधि से जो करना है वो उतना करना ही कुल मिलाकर के व्यवस्था में जीने का आसार है। मनुष्य जो स्वयं स्फूर्त विधि से करना चाहिए वो अभी तक रुका ही है। वो रुके रहने से मानव व्यवस्था के सीढ़ी में आया नहीं है, स्वयं को अन्य प्रकृति के साथ पूरक होना प्रमाणित कर नहीं पाया, और बल्कि इसका उल्टा शोषण के रूप में ही आज कटघरे में खड़ा हो गया। शोषण पूर्वक मनुष्य सुखी होने की कैसा कामना किया, ये सोचने की बात है। वो आज की स्थिति में शोषण पूर्वक ही सुखी होने के लिए सभी देश सोचता है, सभी धर्म सोचता है, और सभी माने समुदाय सोचता है, सभी परिवार सोचता है। अधिकांश परिवार तो सोचता ही है। इस ढंग की काम है। जहाँ तक राज्य और समुदाय की बात है, शोषण पूर्वक ही सुखी हो सकते हैं, यही अंतिम बात है। तो
विज्ञान भी इसके समर्थक है। संघर्ष पूर्वक की मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना होगा। उनका अस्तित्व के मतलब है संघर्ष करें, अपने जात अपने एक समूह को सब बलवान बनाए, खूब खावे पीवे, बाकी को सबको मारे पीटे खावे समाप्त करें, यही बात आती है। तो जिसका लाठी उसका भैंस वाला बात, उसी का नाम संघर्ष। संघर्ष करने के लिए अभी संघर्ष करना है, विकास मानते हैं। विकसित देश उन्हीं को मानते हैं जो ज्यादा सामरिक शक्ति से संपन्न है, ज्यादा शोषण कर पाते हैं, ज्यादा व्यापार बुद्धि को प्रयोग कर पाते हैं, इनको विकसित देश कहते हैं। अब आज के नग्न चित्र यही है। तो जबकि विकसित देश वही है जो जागृत हो गया है, व्यवस्था में जीता है, समाधानित है, समृद्ध है, मैंने वर्तमान में विश्वास करता है, व्यवस्था में जीता है, सह अस्तित्व को निरंतर प्रमाणित करता है। ये विकसित देश के रूप में, विकसित परिवार के रूप में, विकसित समुदाय के रूप में हम पहचान सकते हैं। इस बात के लिए अपन प्रयत्न कर सकते हैं, इसमें हम सफल हो सकते हैं। ये कुल मिलाकर के यहाँ बनता है। अस्तित्व का महिमा इस ढंग से समझ में आता है, जीवन का महिमा समझदारी के रूप में समझ में आता है। ठीक है, अस्तित्व का संपूर्ण महिमा क्या है, समझदारी के रूप में समझ में आता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है जीवन को समझने की विधि क्या है। वो एक अच्छा मुद्दा है। जीवन ही जीवन को समझता है। जीवन को समझने वाला तरीका, अस्तित्व को जीवन समझने की तरीका, इन दोनों में अलग अलग काम है। तो जहां तक रासायनिक भौतिक वस्तुएं हैं, इसको हम प्रयोग पूर्वक उपयोगिता के आधार पर इन सबको पहचान लेते हैं। उपयोगिता को हम कहाँ पहचानते हैं? सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं के रूप में पहचानते हैं। वो है सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुएं आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तु उपकरण है। इस स्वरूप में जितने भी जड़ संसार है, माने रासायनिक भौतिक संसार है, इसको पहचानने के लिए दौड़ते हैं। उसमें अधिकांश भाग को समझ गए हैं, पहचान लिए हैं, उसको उपयोग भी कर लिया है। और दूसरा भाग है महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु, जिसमें दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तुएं उपकरण होते हैं। उसको भी आदमी पहचान लिया है। पहचान करके ये महत्वाकांक्षा सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं को उत्पादन करना भी बन गई है। इसको सर्वसुलभ करने का प्रयत्न भी है व्यापार विधि से। अभी तक व्यापार विधि से हम सर्वसुलभ करने की कोशिश करते हैं। इसमें लाभ की प्रतीक्षा रहता ही है हर उत्पादन में। इस ढंग से हम सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा रूपी आवश्यकताओं के आधार पर हम वस्तुओं को निर्धारित करते हैं। इसके लिए उपयोगी, इसके लिए उपयोगी, ये उसके लिए उपयोगी, इस ढंग से निर्धारण करते हैं। ये निर्धारण करने की शक्ति हमारा ही वो जो विश्लेषणात्मक शक्ति है, इससे ये संपादित हो जाता है। आवश्यकताएं हमारे जो कुछ भी है, हमारा जितने गति माने आहार माने शरीर पोषण संरक्षण, ठीक है, और दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन समाज गति के रूप में हमारा आवश्यकताएं सर्जित होते हैं। इसके आधार पर वस्तु को निर्माण करने के लिए, वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमारे में निश्चित सीमाएं बन जाते हैं। फलस्वरूप हम उत्पादन करते हैं, फलस्वरूप समृद्धि का अनुभव करते हैं। ये यहाँ तक की एक स्थिति बनती है। फलस्वरूप हम जहाँ जैसा ही हम समृद्धि का अनुभव करना शुरू किया, स्वाभाविक बात है हम व्यवस्था में जीना शुरू करते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम हर विद्यार्थी को स्वायत्त बनाने की आवश्यकता है और उसके बाद परिवार में प्रमाणित होने योग्य प्रवृत्ति की आवश्यकता है और उसके पश्चात समग्र व्यवस्था में जीने की आवश्यकता है। इस ढंग से काम बनता है। इन तीनों स्थितियों में मनुष्य प्रमाणित होना ही अपना सौभाग्य है। इन सौभाग्यशाली बनने के लिए मनुष्य का स्वयं स्फूर्त आवश्यकता ही एकमात्र आधार है। तो अपने सौभाग्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता किसको नहीं है, कि इच्छा किसको नहीं है? सबको है। आपको बताया, वो इच्छा होते हुए परंपरा में उसका मार्गदर्शन ना होने के कारण वह अपने को बहुत बड़ा अनुसंधान वगैरह में डालने में जो वंचित रहा है, वो अपने मजबूरी वश ही ये वंचित रहे हैं।
अब वो स्थिति मजबूरी की बात समाप्त हो जाता है। यदि वरीयता यदि अपने सौभाग्य को प्रमाणित करना ही बनती है, उस स्थिति में इस प्रस्ताव के साथ मनोयोग से अध्ययन पूर्वक स्वयं को प्रमाणित करना सहज है। इसको शतशः अनुभव करके देखा गया है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी तक यह अपन समझने की कोशिश किए, समझदारी क्या है, समझने वाला कौन है, समझदारी के लिए वस्तु क्या है। 3 बात पर अपन ध्यान दिए। मैं समझता हूं यह बात एक दूसरे के बीच में ठीक से संप्रेषित हो चुकी। समझने वाला वस्तु जीवन ही है, ये बात स्मरण दिलाया था। ये बात, इस तथ्य को हर व्यक्ति अपने में ही जांचना होगा। समझने के लिए वस्तु अस्तित्व ही है, जीवन ही है और मानवतापूर्ण आचरण ही है। ये बात समझने के लिए वस्तु के रूप में, बिंदु के रूप में बताया। इसका जो और विस्तार किए तब पता चला अस्तित्व को समझना है, अस्तित्व में विकास को समझना है और जीवन को समझना है, जीवन जागृति को समझना है, रासायनिक भौतिक रचना विरचनाओं को समझना है। ये समझने की पूरा विस्तार इतना ही है। रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं प्राणाम पदार्थावस्था और प्राणावस्था के रूप में अस्तित्व में विद्यमान है। इनका रचना विरचना सबको विदित है। झाड़ पौधे जैसा जो योग संयोग मिट्टी, पानी, हवा ये सब पाकर जब झाड़ बनते हैं, कुछ काल के पश्चात वो झाड़ अपने आप से सूख करके पुनः मिट्टी बन जाते हैं। तो इसी प्रकार लोहा पत्थर है, वो भी कुछ काल के पश्चात थोड़ा सा परिवर्तित होकर दूसरे वस्तु बन जाता है और वो भी मिट्टी हो जाता है। इसी प्रकार ये सभी वस्तुएं किसी एक स्वरूप में होकर और दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होकर वो बदलते रहते हैं। इसी का नाम है ये एक परिवर्तनशीलता। ये परिवर्तन भौतिक रासायनिक संसार में निरंतर अबाध गति में चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसी रासायनिक वस्तु भौतिक वस्तु के रूप में ही मनुष्य शरीर भी होती है। मनुष्य शरीर, जीव शरीर भी भौतिक रासायनिक द्रव्य ही है। इन द्रव्य का रचना विधि गर्भाशय में होना देखा गया है। ये किंतु विरचित होना कुछ काल के पश्चात पता लगता है कहीं न कहीं मनुष्य का शरीर भी विरचित होकर वो विभिन्न स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसा मिट्टी में कुछ वस्तु, हवा में कुछ वस्तु और किसी और वस्तुएं पानी के रूप में और रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित होकर अंततोगत्वा ये धरती में ही समा जाते हैं, धरती के वातावरण में ही रह जाते हैं। ये बात आप हमको समझ में आता है। और इसके बाद समझने वाली वस्तु जीवन सदा सदा एक सा रहता ही है, क्योंकि विकास के क्रम में जो चलकर जो परमाणु ही है, जो गठनपूर्ण स्थिति में निरंतर बना रहता है। गठनपूर्ण परमाणु के रूप में जीवन को बताई गई है। वो जीवन ही है जो समझने वाली वस्तु। मनुष्य शरीर में भी वही, माने संपूर्ण मनुष्य शरीर में समझने वाला वस्तु जीवन ही है। ऐसे जीवन अस्तित्व को समझने के क्रम में सह अस्तित्व के रूप में अस्तित्व को समझा गया, मैं समझा हूँ। ऐसे सह अस्तित्ववशी असहअस्तित्व के नजरिया में संपूर्ण परिस्थितियों में हम व्यवस्था के रूप में जी पाते हैं। मुख्य बात यही है, व्यवस्था में जीना ही हमारा जीवन का आशय है। व्यवस्था में जीना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। व्यवस्था में जीना ही जीवन का सुख है। तो अव्यवस्था में जीकर जीवन सुख को अनुभव नहीं कर पाता है और समस्या से पीड़ित होता है। फलस्वरूप समाधान के लिए खोज स्वाभाविक है। जीवन में निरंतर अनुसंधान होती रहती है। जीवन ही नहीं है, इसके पूर्व में भी देखा गया है तो परमाणु में भी अनुसंधान होती है।
परमाणु अंश में भी अनुसंधान होती है। ये जो हरदम परिवर्तन के लिए मूल तत्व है, प्रवृत्ति से है, हर जगह में सह अस्तित्व में होने का ही प्रवृत्ति है। परमाणु अंश भी सह अस्तित्व में होने की प्रवृत्ति वशी ही तो परमाणु के रूप में, अणु के रूप में परिवर्तित होते हैं, और अणु भी सह अस्तित्व प्रवृत्ति वशी अणुरचित रचनाओं के रूप में हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी रचना धरती है। इस प्रकार के अनंत ग्रहगोल इस अस्तित्व में होने की बात आदमी को समझ में आती है, आदमी जात को समझ में आती है। ये कुल मिलाकर के सहअस्तित्व का ही अभिव्यक्ति है। सहअस्तित्व मूलतः तो व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक एक के रूप में गिनने वाली प्रकृति ही, यही संपूर्ण वस्तु का स्वरूप है। जो एक एक के रूप में जो कुछ भी गिनने में आता है उसमें विविधता का मूल तत्व है। मूल रूप में परमाणु में निहित अपरमाणु अंशों का ही संख्या भेद है। इन संख्या भेद से ही मूल में वस्तु की विविधता का आधार है और स्थापना है। इन विविध वस्तुओं का स्थापना और आधार के आधार पर इसमें रचित रचनाओं का भी विविधता होना पाया जाता है। जैसा वनस्पतियों में अनेक प्रजातियों का तो मैंने रचनाएं देखने को मिला, झाड़ों के रूप में, पौधे के रूप में, झाड़ भी अनेक रूप में रचित होता हुआ देखने को मिला, और ये अपने बीज वृक्ष नियम से वो अपने को स्वस्थ होना पाया जाता है। मनुष्य शरीर भी रासायनिक भौतिक वस्तु से निर्मित हो रहती है। रासायनिक भौतिक वस्तु के मूल में परमाणु ही वस्तु है। ये परमाणु में निहित परमाणु अंश ही मुख्य वस्तु है। इसी के आधार पर जिन द्रव्यों से रचित जो रचना होती है, उन सभी रचनाएं स्वाभाविक रूप में अपने स्वरूप में वो एक वैभव है, एक द्रव्य, एक रचना है, उसका एक मौलिक प्रयोजन है। मौलिक प्रयोजन हर रचना में सहअस्तित्व में भागीदारी है। वो रचना के मूल में जो द्रव्य है वो भी सहअस्तित्व में होने का ही महिमा है। इन महिमा के आधार पर जो संपूर्ण अस्तित्व अपने में विद्यमान है, वैभवित है, प्रकाशित है, प्रमाणित है, ये समझ में आती है। इन अस्तित्व में ही हम मानव एक भाग है, एक वस्तु है। सहअस्तित्व में मानव अविभाज्य है। सहअस्तित्व को छोड़कर मानव कहीं भाग नहीं सकता। भागने के लिए जितने भी कोशिश किया उतनी ही परेशानी होना स्वाभाविक रहा। इसको भुगत चुका है मानव जाति शायद, तो यदि भुगतना कम है तो आगे भुगत लेंगे। यदि भुगत चुके हैं, यदि परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे। ये स्वाभाविक रूप में होने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी के ऊपर कोई चीज लादने की बात नहीं होती है, कोई चीज उपदेश देने की बात नहीं होती है। हर व्यक्ति अपने में समाधान चाहता है, उसके लिए शोध करना हर व्यक्ति का काम है। हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता है, इसके लिए हर व्यक्ति शोध करने के लिए अधिकारी है। हर व्यक्ति जब अपने में शोध पूर्वक ही जीना है, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता अपने आप समझ में आता है। शोध का उद्देश्य और स्पष्ट है, अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट है, जीने का उद्देश्य स्पष्ट है। जीना का उद्देश्य में ये बिल्कुल ध्रुवीकृत है। हर मानव अपने में सुखी होने के लिए ही जीता है। सुखी होने के लिए प्रक्रिया एक ही बताई गई। मानव का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, ये दोनों संपन्न होने से ही तो समझदारी से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। तो अस्तित्व को ही समझना है और जीवन को ही समझना है और जीवन जागृति को ही समझना है। ये समझ यदि पूरा होता है, जीवन तृप्त होता है। तो वैसे तृप्त जीवन जब मानव का उद्देश्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को, इसको सदा सदा बनाए रखने में समर्थ होता है। यही व्यवस्था में जीने का प्रमाण है। व्यवस्था में कोई जीता है, इन चारों पदार्थ अपने आप से मानव के लिए उपलब्ध रहना ही है। ऐसे ही मानव परंपरा एक दूसरे के लिए उपकारी होता है। फलस्वरूप सहअस्तित्व का अर्थ
सार्थक हो पाता है। सह अस्तित्व को सदा हम बनाए रखना ही कुल मिलाकर के व्यवस्था है। व्यवस्था में जब कभी गड़बड़ी होती है, सह अस्तित्व के विपरीत कुछ किया जाना ही है। तो मनुष्य में वो कर्म स्वतंत्रता, कर्म कल्पनाशीलता दोनों चीज विद्यमान है, ये विशेषता है। इसके आधार पर कल्पनाशीलतावश, कर्म स्वतंत्रतावश कुछ भी गड़बड़ कर देता है। जैसा ये धरती को बहुत तंग किया गया, मनुष्य का कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रतावश ही तो किया गया। तो ये पता नहीं था इस गड़बड़ी से अपने को क्या परेशानियां समीचीन हो सकती है, ये बात तो पता नहीं था। जब पता हुआ तब उसका उपाय नहीं रह गया। ऐसा निर्हिता की जगह में मानव आ चुका है। मनुष्य को सदा सदा अपना कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता पूर्वक ही अनुसंधान करने के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, शोध करने के लिए स्वाभाविक अवसर है। यह शोध और अनुसंधान इसी उद्देश्य से होना देखा गया, सार्थक होना देखा गया। अनुसंधान और शोध जब अव्यवस्था के लिए और समृद्धि, समाधान और सहअस्तित्व के लिए हम जीने की जितने भी शोध कर पाते हैं, वो सारे शोध स्वयं को भी सार्थक होना पाया गया और अन्य के लिए भी सार्थक होना, सहायक होना देखा गया। यही समझदारी का कुल मिलाकर के स्वयं तृप्त रहना और समर्थ रहना और साथ साथ उपकार करना, यही बनता है। इसके मूल स्वरूप में हम ये भी देखेंगे समझदारी का स्वरूप भी क्या है, समझदारी से क्या मनुष्य को होता है, मनुष्य में ये क्या गुण पैदा होता है, ये भी देखा गया। उसके बारे में भी ये स्मरण में दिलाया कि तो हर व्यक्ति में अपने में विश्वास होता है और श्रेष्ठता का सम्मान होना, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन और व्यवहार में, सामाजिक व्यवसाय में स्वावलंबन, इन सद्गुणों, इन्हीं को सद्गुण कहा जा सकता है। इन सद्गुणों के साथ मानव सामाजिक होना देखा गया। ये अभी तक की एक सार संक्षेप रूप में जिन बातों को देखने के लिए बात कही गई, ये सब बातें पूरी हुई। इसमें जो मूलतः विद्या का जो स्वरूप है, समझदारी ही है। वह समझदारी को प्रमाणित करना ही विद्या है। विद्वता जो कुछ भी होता है, जो माने अस्तित्व सहज ही है और विद्वान मानव ही होता है। मानव परंपरा में ही विद्वता का प्रमाण हो पाता है और जीव परंपरा में, वनस्पति परंपरा में, जो वस्तु परंपरा में विद्वता की बात नहीं होती है, उनमें भी शोध वाला बात देखा गया है। क्योंकि सहअस्तित्व की प्रवृत्ति स्वयं में एक शोध विषय ही है। हर इकाई अपने में शोध कर्म में ही जुटा हुआ है। उसमें इतने ही देखा गया। अभी 4 बात मनुष्य में समझाई गई। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, 4 बात बताई गई, जिसमें से पहचानना, निर्वाह करना हर वस्तु में निहित है। हर वस्तु एक दूसरे वस्तु को पहचानता है, तभी निर्वाह कर रहा है। एक परमाणु अंश भी एक दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है, फलस्वरूप वो व्यवस्था में जी पाता है। एक दूसरे के साथ जी पाते हैं, रह पाते हैं और कार्य कर पाते हैं, व्यवस्था में प्रकाशित हो पाते हैं। इसी प्रकार एक अणु से लेकर बड़े बड़े ग्रहगोल, अभी धरती है, धरती भी दूसरे धरती को पहचानता है, फलस्वरूप निश्चित अच्छे दूरी में कार्य करता है। फलस्वरूप ये सब व्यवस्था में होता हुआ आप हमको नजर आता है। इस ढंग से सभी पदार्थावस्था भी, प्राणावस्था भी, जीवावस्था भी एक दूसरे को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं। इस बात का प्रमाण प्राकृतिक रूप में ही स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य भी एक दूसरे को पहचानने और निर्वाह करने में तृप्त नहीं हुआ, तो इसमें शंका कुशंकाएं पैदा हुई और 2 चीज इनके साथ जुड़ती है, वो है जानना, मानना। जानने मानने की क्रिया के साथ ही मानव अपने को पहचानने, निर्वाह करने में आश्वस्त होता है। जानने मानने की स्थली में प्रयोजनों को, सार्थकता को ही जानना मानना होता है। प्रयोजनों को जानने मानने की स्थिति में ही मानव सामाजिक हो पाता है। प्रयोजनों को जानता नहीं है, मानता नहीं है, तब तक सामाजिक होता नहीं है, सहअस्तित्व प्रमाणित होना ही नहीं है।
मनुष्य में एक बहुत बड़ी भारी गरीबी का कारण ये भी है, यही साधन है। जानने मानने के अवसर रहते हुए नहीं जानना नहीं मानना की स्थिति में कंगाल हो जाता है और स्वयं दरिद्र रहता है तो दूसरों को दरिद्र बनाता ही है। स्वयं मानव अपने दरिद्रता वश ही धरती को दरिद्र बनाया है, इतना हम जानते हैं, इसमें दो राय नहीं है। मनुष्य यदि कंगाल नहीं होता, धरती को बर्बाद करने के लिए तो प्रयत्न नहीं करता। ये बहुत सुस्पष्ट है। इस तकलीफ सारा मानव किया तो इन्हें गिने लोग ही इस प्रकार के कृत्य किया, भोगने वाला पूरा 700 करोड़ आदमी की स्थिति में आ चुकी है। ये बात को अपने को ध्यान में लाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ ये जो जानने मानने वाला जो भाग है, इसको मैंने प्रखर बनाया जाए। हर व्यक्ति में प्रखरता की संभावना है, हर व्यक्ति की में इसकी प्रखरता की आवश्यकता है, ये समीचीन है। ये पहले बात हो गई। इस प्रकार से मूलतः विद्या का स्वरूप समझदारी है, समझदारी को प्रमाणित करना ही है और इसको परंपरा के रूप में प्रमाणित करना है। ये विद्या का मतलब है।